पानी। एक ऐसा शब्द जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो ये टॉपिक विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ पानी है तो जीवन है, और दूसरी तरफ यही पानी जीवन ले भी सकता है। तो चलिए अपनी आज की पड़ताल इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि धरती का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो फिर हम हमेशा पानी की कमी की बात ही क्यों करते रहते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये भारत की दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों को दिखाती हैं। एक तरफ देखिए विनाशकारी बाढ़ में सब कुछ डूबा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए मीलों लंबा इंतजार हो रहा है। सच में यही तो पानी का असली विरोधाभास है। और ये मत सोचिए कि ये समस्या कोई दूर के भविष्य की है। अनुमान ये बताते हैं कि 2025 तक, मतलब बस कुछ ही सालों में, करीब करीब 20 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी का सामना कर सकते हैं। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। तो चलिए इस विषय में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं और पानी की कमी के इस अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। अब ये जो तुलना है ना, ये वाकई आंखें खोलने वाली है। जरा इजराइल जैसे देश को देखिए, जहां साल में औसतन सिर्फ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी वहां पानी की वैसी कमी नहीं है। और दूसरी तरफ है भारत, जहां औसतन 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में सूखा पड़ता ही है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, समस्या पानी की मात्रा की नहीं है, बल्कि उसके मैनेजमेंट की है, उसके प्रबंधन की है। तो अगर बारिश काफी हो रही है, तो फिर असली वजह क्या है? इस संकट की जड़ें दरअसल कहीं ज्यादा गहरी हैं। चलिए अब उन असली कारणों को समझते हैं। देखिए, पानी की कमी के पीछे ना कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। आबादी बढ़ रही है तो जाहिर है पानी की मांग भी बढ़ रही है। फिर आती है हमारी कृषि, जो हमारे देश की रीढ़ है। इसमें पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर गन्ना और धान जैसी फसलों में, जिनके लिए हम जमीन के नीचे के पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ तेजी से बढ़ता औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, इन्होंने भी हमारे जल संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डाला है। और इन सब के ऊपर पानी का असमान वितरण इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। यहां एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कमी सिर्फ पानी की मात्रा की नहीं होती। कई बार तो पानी होता है, लेकिन वो इतना जहरीला हो चुका होता है कि हमारे किसी काम का ही नहीं रहता। इसे कहते हैं गुणात्मक कमी। मतलब जब हमारी नदियां और तालाब फैक्ट्रियों के कचरे और खेतों के केमिकल से इतने प्रदूषित हो जाते हैं कि वो पानी पानी नहीं, जहर बन जाता है। आजादी के बाद इस बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी समाधान सामने रखा गया: विशालकाय बांध। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो बड़े गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनका ये मानना था कि ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं देश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएंगी। और इन मंदिरों को बनाने के पीछे के जो उद्देश्य थे, वो भी बहुत बड़े थे। खेतों की सिंचाई से लेकर बिजली बनाने तक, शहरों और कारखानों को पानी देने से लेकर बाढ़ को कंट्रोल करने तक, इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, इन मंदिरों का एक स्याह पक्ष भी सामने आने लगा, और सवाल उठने लगे कि ये बांध, ये वाकई में वरदान है या फिर एक अभिशाप। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आई। जिन बांधों को बाढ़ रोकने के मकसद से बनाया गया था, वही बांध अपने जलाशयों में मिट्टी और गाद जमा होने की वजह से खुद बाढ़ का कारण बनने लगे। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बड़े बांधों के वजन से भूकंप का खतरा बढ़ गया, रुके हुए पानी से जल जनित बीमारियां फैलने लगीं, और जरूरत से ज्यादा सिंचाई ने खेतों की मिट्टी को खारा बना दिया, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स ने राज्यों को भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जैसे कृष्णा गोदावरी विवाद को ही ले लीजिए। ये तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र ने कोयना नदी पर बांध बनाकर पानी का रुख मोड़ दिया, और इस पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने कड़ी आपत्ति जताई। तो अगर बड़े बांध ही इसका एकमात्र समाधान नहीं है, तो फिर जवाब है कहाँ? शायद इसका जवाब हमारे अतीत में, हमारी अपनी परंपराओं में ही छिपा हुआ है। भारत में पानी को सहेजने का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुराना और बहुत शानदार है। जरा सोचकर देखिए, ईसा से भी पहली सदी पहले श्रृंगवेरा में गंगा की बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने के लिए कितना कमाल का सिस्टम था। मौर्य काल में बड़े बड़े बांध और सिंचाई के नेटवर्क बनाए गए,
11वीं सदी की भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक थी और 14वीं सदी में दिल्ली का हौज खास पूरे शहर की प्यास बुझाता था। ये सिर्फ ढांचे नहीं थे, ये इंजीनियरिंग के बेमिसाल नमूने थे। और इन तकनीकों की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या थी? ये स्थानीय थीं। मतलब जैसी जरूरत वैसा समाधान। पहाड़ों में ग्लेशियर के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए गुल या कुल जैसी नहरें बनाई गईं। बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के पानी को ही खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था थी। और राजस्थान, जहां पानी की हर बूंद कीमती है, वहां छतों पर बरसने वाले पानी को टांकों में इकट्ठा करने की परंपरा आज भी जिंदा है। जैसलमेर के खादीन और दूसरे इलाकों के जोहड़ ये ऐसे ढांचे थे जिन्हें पूरा समुदाय मिलकर बनाता था। ये सिर्फ बारिश के पानी को रोकते थे, बल्कि जमीन के नीचे के पानी को भी रिचार्ज करते थे। अच्छी बात यह है कि आज भी इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक योजनाओं से जोड़ने की कोशिश हो रही है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार तक साफ पीने का पानी पहुंचाना है और अटल भूजल योजना सामुदायिक भागीदारी से ही भूजल के स्तर को सुधारने पर काम कर रही है। तो आखिर में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत के पानी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या हमें कुछ और विशालकाय बड़े-बड़े बांधों की जरूरत है, या फिर लाखों छोटे-छोटे पारंपरिक और स्थानीय समाधानों को फिर से जिंदा करने की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।